everyone, welcome to my channel, The Competitive Scholar. Today I am going to explain a really important topic from CSS and I'll be walking you through my own notes, the same ones I used to study. So if you have got your register or notebook with you, feel free to follow along and also subscribe my channel. Now move forward towards our today's lecture, the summary of Friend and Martin, High School English Grammar and Composition. Now we will discuss further that दिस इज़ द बुक. ये वो किताब है जी कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है आप लोगों के CSS से रेलिवेंट. और सेकेंडली ये FPSC की साइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे ये बुक रेकमेंड भी है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर के लिए भी और जो है ऐसे के लिए भी, ताकि आपकी ग्रामर जो है वो इम्प्रूव हो और आप जो है वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस शो कर सके फाइनल एग्ज़ाम्स में. तो ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों के लिए, ये बुक जो है 400+ पेजेस हैं इसके, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए, क्योंकि टाइम कम होता है और 12 सब्जेक्ट्स होते हैं तो फिर इतना टाइम नहीं होता कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ें, क्योंकि आपको उसके साथ न्यूज़ पढ़नी पड़ती हैं, आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, करंट अफेयर से बाखबर रहना पड़ता है, तो इतना टाइम नहीं होता कि आप एक्स्ट्रा बुक्स जो हैं वो ग्रामर की रीड आउट करें. सो आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए ये वीडियो बनाई गई है ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें और जो है वो आप इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सके. तो चलते हैं हम इसकी समरी की तरफ वन बाय वन. टोटल इसकी ग्रामर जितनी भी है उसका निचोड़ मैंने बनाया है 400 पेजेस का 32 पेजेस में. ओके, लेट्स स्टार्ट. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेंटेंस. सेंटेंस बेसिकली क्या होता है कि जब कोई भी इंग्लिश ग्रामर या फिर कोई भी ऐसी लैंग्वेज है, इंग्लिश बेसिकली लैंग्वेज है, तो उर्दू लैंग्वेज, अरबी लैंग्वेज या फिर कोई भी ऐसी लैंग्वेज है जो हम बोलते हैं, तो वो जाहिर है कि कम्बिनेशन होता है वर्ड्स का, डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो फिर वो लैंग्वेज बनती है. तो सेंटेंस बेसिकली क्या है कि वर्ड्स का कम्बिनेशन जो होता है, मीनिंगफुल वे में हमें कहने वाले की बात समझ में आती है कि वो क्या कह रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड सेंटेंस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस. यानी कम्बिनेशन तो वर्ड्स तो होगा, लेकिन उस सूरत में जब हमें कहने वाले की बात भी समझ में आ रही है कि वो हमसे क्या कहना चाह रहा है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं वर्ड्स बोलूँ, वॉल, कम, यूज़, एडवर्सरी, ये भी कम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स है, लेकिन यहाँ पे देखिए बात समझ नहीं आई कि क्या कही. लेकिन जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मैं सेंटेंस बोलूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो इस सेंटेंस में देखें डिफरेंट वर्ड्स थे ना अरेंजमेंट, आई एम टीचिंग इंग्लिश, लेकिन इनकी अरेंजमेंट इस तरह से कि अब आपको मेरी बात समझ आई कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ या मैंने क्या कहा है. आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ. सो मीनिंगफुल वे में जो बात हमें समझ में आएगी वो क्या है, सेंटेंस. सो डिफरेंट इसकी काइंड्स हैं, डिक्लेरेटिव एंड रिजर्टिव. डिक्लेरेटिव और रिजर्टिव जो इसकी फर्स्ट काइंड है वो सिंपलेस्ट सेंटेंस है या फिर नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस वो होता है कि जिसमें नो का यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रही, यानी जहाँ पे नहीं का इस्तेमाल आएगा वो नेगेटिव सेंटेंस. और सिंपल सेंटेंस कोई भी हो सकता है, दो और दो चार होते हैं, ठीक है, टू एंड टू मेक फोर, या फिर कुछ भी. I eat healthy food, anything you can say. Like example mentioned here, Humpty Dumpty sat on a wall. Second interrogative, as name indicate, the sentence that ask a question like where do you live. And imperative sentences जिसमें किसी काम से करने का हुक्म दिया जाता है या किसी काम से रोकने का हमें कहा जाता है. These are called imperative sentence. For example, be quiet, चुप हो जाओ. देखिए यहाँ पे हमें मना किया जा रहा है, be quiet. हैव मर्सी अपॉन अस, हमारे ऊपर रहम करो, ठीक है. नेक्स्ट इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम एक्सक्लेमेशन करते हैं, ठीक है, कि कोई बात हम जज्बाती तौर पे कह रहे होते हैं या फिर अचानक से हम कह रहे होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम रूम में बैठे हैं, अचानक से बाहर आए हैं, बारिश हो रही है, तो हम अचानक से कहते हैं वाओ किस कदर खुशगवार मौसम है. तो वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला वाओ, या फिर पूरा जुमला भी हो सकता है कि भाई क्या अच्छा मौसम है. सो दीज आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. नेक्स्ट सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट क्या होता है, कोई भी जो सेंटेंस है उसके दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. सब्जेक्ट वो होता है जो उसका होता है पूरे का पूरा एक्शन वर्ड. एक्शन वर्ड्स मीन के जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट जिसने एक्शन करना है वो सब्जेक्ट है. और प्रीडिकेट बाकी जितना भी हिस्सा होता है वो सारा प्रीडिकेट है. फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपको पहले एग्जांपल दी, आई एम टीचिंग, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, बाकी एम टीचिंग एज अ प्रेडिकेट. कोई भी आप एग्जांपल अगर ले लें तो उसमें सिर्फ जो फर्स्ट वाला होता है या फिर सब्जेक्ट है जो परफॉर्मर है, एक्शन प्ले कर रहा है, वो सब्जेक्ट, और बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज नोन एज प्रेडिकेट.
Like switch are the uses of adversary in imperative sentences, subject is left out like sit down, thank him, एग्जाम्पल्स भी मेंशन की गई हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज़ द फ्रेज एंड द क्लोज. फ्रेज और क्लोज में क्या डिफरेंस है? फ्रेज भी सेम ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है, लेकिन सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंट बेसिकली ये आता है कि फ्रेज हमें मीनिंग नहीं देती, कंप्लीट मीनिंग नहीं देती, मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. और क्लोज जो है वो बिल्कुल ही जो है वो बस सिर्फ मलकियत शो करते हैं या फिर एक दो वर्ड्स होते हैं जस्ट. ठीक है. द फ्रेज एक्समाइन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ कॉर्नर इट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ ऑन अ वॉल, ठीक है, दीवार के ऊपर. अब थोड़ी बहुत हमें समझ आई कि दीवार के ऊपर कुछ है, लेकिन पूरा मीनिंग नहीं आया कि दीवार के ऊपर क्या, कोई परिंदा बैठा हुआ है या फिर कोई और शख्स खड़ा हुआ है, या दीवार के ऊपर क्या है, दीवार गिराना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं दीवार को. ठीक है. सो इस तरह के जो होते हैं अनकम्प्लीट सेंटेंसेस के जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में से कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है. ठीक है. तो यहाँ पे देखें सब्जेक्ट तो है ही नहीं, बस ऑन द वॉल, तो फिर वो क्या है? फ्रेज. जैसे एग्जांपल यहाँ लिखी द सन राइजेज इन द ईस्ट. इन दिस एग्जांपल इन द ईस्ट इज़ अ फ्रेज. और क्लोज क्या होता है जी? क्लोज वो होता है जो कि थोड़ा सा हमें रिलेशनशिप शो करता है, लेकिन हमें बिल्कुल भी बात समझ में नहीं आती. फॉर एग्जांपल ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड. सोने की. ठीक है. सोने की क्या चीज़ है? सोने की. वी डोंट अंडरस्टैंड. लेकिन ये सिर्फ देखें दो वर्ड्स थे, ये बेसिकली दो वर्ड्स जो होते हैं और मोस्टली वो होते हैं जिनके साथ ऑफ लगा होता है, वो क्या होते हैं? क्लोजेज. नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है. स्पीच क्या होती है कि स्पीच ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस मिलके स्पीच बनाते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी आपके साथ मुखातिब हूँ, सॉरी तो अभी मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ. ठीक है. तो फिर ये क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है. यानी कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये डिफरेंट स्पीच है. मैंने किसी सेंटेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस बोला होगा, कहीं पे मैंने नाउन यूज़ किया होगा, कहीं पे वर्ब यूज़ किया होगा, कहीं पे एक्शन यूज़ किया होगा. ठीक है. तो ये डिफरेंट क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो स्पीच के जो डिफरेंट हिस्से हैं उनको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल नाउन. नाउन क्या? नेम इज़ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. और एडजेक्टिव क्या होते हैं? किसी भी चीज़ की खूबी या फिर खामी बयान करना कि उसके अंदर अच्छाई क्या है, बुराई क्या है. फॉर एग्जांपल ही इज़ अ ब्रेव बॉय. तो ब्रेव यहाँ पे उसका करेक्टर था, उसकी खूबी थी कि वो अच्छा है. और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम अच्छाई बयान करें, बल्कि वो उसकी कोई बुराई भी हो सकती है. नेक्स्ट इज़ अ प्रोनाउन. प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह पे वर्ड्स यूज़ किए जाएँ. ठीक है. एंड द प्लेस ऑफ नाउन या रिप्लेसमेंट आप कह लें कि नाउन की रिप्लेसमेंट है प्रोनाउन. फॉर एग्जांपल जॉन इज़ प्रेजेंट बिकॉज ही इज़ पंक्चुअल. अब यहाँ पे हमने दोबारा जॉन का वर्ड यूज़ नहीं किया कि जॉन इज़ प्रेजेंट बिकॉज जॉन इज़ पंक्चुअल. नो, क्योंकि हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम बार बार नाउन की रेपिटेशन से बचें, क्योंकि वो एक तो अच्छा भी नहीं लगता और दूसरा जो है वो सेंटेंस मेकिंग भी ख़राब हो जाती है. सो वी हैव नीड ऑफ प्रोनाउन. नेक्स्ट एग्जाम्पल द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट दैम. ठीक है. बुक्स वहीं पे हैं जहाँ पे तुमने रख कर आए हो. वेयर यू लेफ्ट दैम. दैम का वर्ड अब बुक्स के लिए यूज़ हुआ. दैम क्या है? प्रोनाउन. हमने बुक्स के लिए यूज़ किया कि वो किताबें वहीं पढ़ी हैं जहाँ पे तुम उन्हें छोड़ के आ गए थे. नेक्स्ट वर्ब है. वर्ब क्या है? कोई भी एक्शन. जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो इस सेक्शन में पढ़ाना जो था वो क्या था? वर्ब. एडवर्ब. एडवर्ब. ऐड का मतलब क्या होता है? जमा करना. तो वर्ब के मीनिंग के अंदर जो वर्ड्स इजाफा करते हैं, ऐड मीनिंग ऑफ वर्ब आर नोन एज एडवर्ब. फॉर एग्जांपल ही वर्क देम क्विकली. द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल. शी प्रोनाउंस वॉज क्वाइट करेक्टली. तो मोस्टली जो एडवर्ब्स होते हैं उनके लास्ट पर LY आता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये एडवर्ब है. लेकिन सम टाइम कुछ डिफरेंट भी होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई थी. प्रपोजिशन. प्रपोजिशन बेसिकली क्या है जी? प्री पोजिशन. अगर हम इसे तोड़ कर पढ़ें, प्री पोजिशन यानी किसी भी चीज़ की रेलोकेशन करना कि वो सेंटेंस के अंदर क्या है, यानी वो चीज़ ऊपर है, नीचे है, आगे पीछे, दाएं बाएं, यानी उसकी पोजीशन हमें आइडेंटिफाई करता है, पोजीशन को क्लैरिफाई करता है कि उसकी सेंटेंस में पोजीशन क्या है. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल लिखी है द काऊ. देयर इज़ अ काऊ इन द गार्डन. काऊ कहाँ पे है जी? बाग में. द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक. लड़की जो है वो गानों की शौकीन है. अ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री. लड़की दरख्त के नीचे बैठी हुई है. ठीक है. दरख्त के नीचे. तो ये उसकी पोजीशन. ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? प्रपोजिशन. कंजक्शन. कंजक्शन को आप याद रखने के लिए कि कंजक्शन क्या होती है, आप इसको अगर तोड़ के पढ़ें, को-जंक्शन. ठीक है. तो जंक्शन का क्या मतलब होता है? जो दो चीज़ों को मिलाती है. जैसे ट्रेन के जंक्शन होते हैं ना, एक बुग्गी दूसरी बुग्गी के साथ हमने मिलाई होती है. और को का क्या मतलब होता है? साथ मिल के काम करना. जैसे को हम कहते हैं कि ये मेरा को वर्कर है जी, ये मेरा साथी है. ठीक है.
या फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि को एजुकेशन हो रही है। को एजुकेशन का क्या मतलब होता है, गर्ल्स और बॉयज़ इकट्ठे पढ़ रहे होते हैं ना। तो कॉन्जक्शन का मतलब क्या है कि वो लफ्ज़ जो जुमलों को आपस में मिलाने के लिए यूज़ होते हैं और साथ मिलके एक सेंटेंस बना रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स है, अली एंड उस्मान आर कजन्स। तो देखिए अली और उस्मान के बीच में जंक्शन क्रिएट हुआ ना, और दोनों मिले, अली एंड उस्मान आर कजन्स। 2 and 2 make 4। आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन। अब देखें बट वर्ड ने भी कनेक्शन क्रिएट किया दोनों सेंटेंसेस में कि मैं तेज़ भागा लेकिन मैंने ट्रेन मिस कर दी। नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, दिस इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स। ये वो वर्ड्स होते हैं जिसमें हम सडन फीलिंग्स अपने एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, खुशी के मौके पे, गम के मौके पे। लाइक हुर्रा वी हैव वॉन द गेम, अलास शी इज़ फेट। नेक्स्ट आता है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स वो वर्ड होते हैं जो कि एक ही वर्ड फॉर एग्जांपल है तो हम उसे डिफरेंट जगह पे डिफरेंट सेंटेंस में उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, दे अराइव्ड सून आफ्टर। यहाँ पे आफ्टर एडवर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है, पीछे वर्ब है ना अराइव्ड, सून आफ्टर के वो उसके फ़ौरन बाद आ गया, तो ये उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। नेक्स्ट द अराइव्ड आफ्टर अस। अब यहाँ पे पहले देखिए यूज़ हो गया, वहाँ पे वो लास्ट पे एज ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा था, लेकिन यहाँ पे राइट आफ्टर आया यहाँ पे वर्ब के बाद, सो यहाँ पे ये प्रपोजिशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट। देखिए अब यहाँ पे दो मुख्तलिफ जुमले बन गए ना, दे अराइव्ड वी हैड लेफ्ट, तो दरमियान में क्या वर्ड आया, आफ्टर, सो यहाँ पे ये एज अ कंजक्शन यूज़ हो रहा है। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज डिटरमाइनर्स। इस तरह के डिफरेंट वर्ड्स हो सकते हैं। यहाँ पे तो जिस उन्होंने एक एग्जांपल दी ना आफ्टर की, लाइक ए एंड द, ही इज़ माइन, 1 2 सम मैनी, दीज आर ऑल डिटरमाइनर्स। तो अगर आप बुक से कंसल्ट करना चाहें ये रैन एंड मार्टिन की बुक से, तो पेज नंबर 2 और 4 से लेके सारा इसमें यही मेंशन किया हुआ है कि किस तरह से डिटरमाइनर्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि ये एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं। प्रेस और कंपोजिशन का पेपर ही सारा इसी पे बेस करता है, ठीक है। डिफरेंट एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, डिफरेंट ब्लैंक्स आती हैं, तो सब कुछ जो है वो इसी पे आता है। और जब आप ग्रामर सीख लेते हैं तो आप सेल्फ राइटिंग जो है वो खुद कर सकते हैं। आप कहीं से भी कोई कंसेप्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स हैं, आप न्यूज़ सुनते हैं, कहीं से भी आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है, तो जाहिर है आपने करनी तो उसकी सेल्फ राइटिंग है। तो सेल्फ राइटिंग आप तभी कर सकते हैं जब आपकी वोकेबलरी इंक्रीज़ होगी और सेकेंडली आपकी ग्रामर के ऊपर ग्रिप अच्छी होगी। तो ये रूल्स इस वजह से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब कुछ तभी आप लोगों का जो है वो हाई फाई होता है, अच्छे लेवल पे आता है जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ राइटिंग करनी है, तो इंशाल्लाह यू विल बी सक्सीड। 1 बाय 1 मैं आपके साथ जो है वो अपने नोट्स शेयर करती रहूँगी। पहले इंशाल्लाह हम इंग्लिश कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है वो सेकंड सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह मैं अपने नोट्स से ही आप लोगों को गो थ्रू करवाऊँगी। जो मुझे टाइम लगा, मेरा टाइम स्पेंड किया डिफरेंट सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में और फिर उसको कंपाइल करने में और फिर तैयारी में, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का वो टाइम बच जाए कि आपको इधर उधर जाना ना पड़े। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड द नाउन। काइंड ऑफ नाउन। नाउन बेसिकली क्या है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग, किसी भी शख्स, जगह या चीज़। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, अभी आप बैठे हुए हैं मेरी वीडियो सुन रहे हैं, तो आपको अपने इर्द गिर्द अपने आसपास जो भी कुछ नज़र आ रहा है वो सब नाउन ही है, ठीक है। पेन है, रजिस्टर है, मोबाइल है, आपका हाथ है, पाँव है, कपड़े, कुछ भी है, वो सब क्या है, नाउन। किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम नाउन। नेक्स्ट इसके काइंड्स हैं। कॉमन नाउन वो होता है जो आम शख्स, जगह या चीज़ का होता है नाम। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि मैं किताब पढ़ रही हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन तो किया कि मैं पढ़ रही हूँ, नाउन मैंने बताया ना क्या पढ़ रही हूँ, किताब पढ़ रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया कि कौन सी किताब पढ़ रही हूँ। सो ये जनरल हो गया, तो कोई भी किताब हो सकती है, सुनने वाले को पता नहीं चला कि कौन सी किताब पढ़ रही है। सो ये कॉमन नाउन। और प्रॉपर नाउन वो होते हैं जिसमें मैं स्पेसिफाई कर दूँ कि जी मैं ये किताब पढ़ रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैं इंग्लिश की किताब पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग इंग्लिश बुक। सो इन दिस सेंटेंस इंग्लिश इज़ अ प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट प्रॉपर मीन्स वन जोन, यानी उसकी प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ठीक है, कि प्रॉपर नाउन जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी एक वर्ड डिफरेंट चीज़ों की कलेक्टिवली बोला जाए उसकी जगह पे, तो वो कलेक्टिव नाउन होगा, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कह सकते हैं आर्मी। अब आर्मी ग्रुप ऑफ पीपल है ना, ऐसे ही फ्लॉक। फ्लॉक क्या होता है, झुंड, झुंड होता है, ठीक है, फ्लॉक, झुंड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि परिंदों का झुंड जो है वो उड़ रहा है आसमान पे, तो उसके लिए वर्ड फ्लॉक यूज़ होता है। कोशिश किया करें जहाँ पे भी कहीं नया वर्ड आपको मिले उसको सर्च किया करें और उसे अपनी मेमोरी के अंदर ऐड किया करें। हर्ड, रेवड़ होता है, जानवरों का रेवड़, जैसे भेड़ों का रेवड़ हो गया, ऐसे ही और भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, कमेटी,
फैमिली, जूरी जो जजेस बैठे होते हैं सारे, नेशन, पार्लियामेंट, कमेटी एक्सेट्रा। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो हमें किसी चीज़ की क्वालिटी बता रहा होता है, उसकी क्या खसूसियत है, उसका क्या एक्शन है, उसकी क्या स्टेट है। ओके, तो यहाँ पे उसके एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। नेक्स्ट काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स आर दोर विच कैन वी काउंट, यानी वो गिने जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल बॉय, सिस्टर, एप्पल। ऐसे एप्पल हम खरीदने के लिए जाते हैं तो हम उन्हें कहेंगे जी 1 किलो दे दें, 2 किलो दे दें, 3 किलो दे दें, तो वो गिने जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंट ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि वो मेरी अच्छी दोस्त है, ठीक है, तो अब फ्रेंड नेम है ना, मैंने बताया कि मेरी अच्छी दोस्त है, तो ये भी नाउन है। लेकिन कितनी अच्छी दोस्त है, ठीक है, ये मैंने नहीं बताया, मैं बता ही नहीं सकती कि कितनी अच्छी दोस्त है, क्योंकि हम इसे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते ना, तो इसकी मेजरमेंट ही नहीं है, तो मैं उसको कलेक्टिवली बता ही नहीं सकती कि कितनी है। जैसे ऑनेस्टी, कि वो ईमानदार है, ही इज़ ऑनेस्ट मैन, बट कितना ऑनेस्ट है, ये उसका करेक्टर का नेम है ना कि ऑनेस्ट, उसकी खसूसियत है, उसकी खूबी है जिसके बारे में बात कर रही हूँ, ही इज़ ऑनेस्ट मैन, लेकिन मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकती कि कितना ऑनेस्ट है। सो वी कैन नेम दिस नाउन अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट ये मैंने डायग्राम में शो किया हुआ है कि इसकी टाइप्स नाउन की कितनी हैं। नाउ नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड दैट नाउन जेंडर के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी कितनी काइंड्स हैं। जेंडर क्या होता है, बेसिकली जेंडर रिलेट करता है मैन और वुमेन से। सो इसकी बेसिस पे भी नाउन की जो है वो डिफरेंट किस्में हैं। अब आप कह रहे होंगे कि अब आपने कहा था कि हर चीज़ जो आपके इर्द गिर्द है वो सारी क्या है, नाउन है, तो अब यहाँ पे जेंडर का क्या रोल है, क्योंकि यहाँ पे तो लाइफलेस थिंग्स भी हैं। तो जो बेजान चीज़ें हैं वो भी बेटे मैस्कुलिन और फेमिनिन होती हैं। मैस्कुलिन और फेमिनिन क्या होता है कि कोई चीज़ मुज़क्कर है या फिर मुअन्नस है। जैसे अब सूरज निकला हुआ है, ठीक है, तो अब सूरज मैंने कहा निकला हुआ है, इसी सेंटेंस से आप हिसाब लगाएं, मैंने ये नहीं कहा कि सूरज निकली हुई है। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं अपनी नॉलेज की बेस पे, अपने इर्द गिर्द के लोगों के अकॉर्डिंग, अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, कि वो चीज़ आइदर मैस्कुलिन पोर्शन में फॉल करती है या फिर फेमिनिन में फॉल करती है। तो लिविंग थिंग्स तो फिर हैं ही ना, मर्द औरत, ऐसे ही जानवरों में भी होते हैं जैसे शेर, शेरनी, तो ये इस लिहाज से जेंडर जो है वो इसके अंदर इंटरफेयर करता है। मैस्कुलिन जेंडर अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल लाइक लाइन, फेमिनिन जेंडर अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग फीमेल लाइक लाइनस, लाइनस शेरनी। कॉमन जेंडर वो होता है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही यूज़ होता है। एक ही यूज़ किस तरह से होता है, जैसे मैं कहूँ कि मेरा कज़न आया, ठीक है, ये तो बाद में बोला मेरा कज़न आया, तो इससे आपको पता चला कि जी मेल कज़न आया। लेकिन अगर कज़न का वर्ड कि मेरे इट्स माय कज़न, ठीक है, तो अब यहाँ से आपको आइडिया नहीं हुआ कि कज़न जो है वो मेल है या फीमेल है। जैसे फ्रेंड का वर्ड है, हमारी अगर लड़की दोस्त है तब भी हम फ्रेंड का वर्ड यूज़ करते हैं, फीमेल है तो भी फ्रेंड का वर्ड यूज़ करते हैं। ऐसे यहाँ पे और भी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, क्या क्या हो सकते हैं, पेरेंट्स, चाइल्ड, फ्रेंड, प्यूपल, प्यूपल क्या होता है, शागिर्द, सर्वेंट, थीफ, रिलेशन, एनिमी, कज़न, पर्सन, ऑर्फन, ऑर्फन यतीम, स्टूडेंट, बेबी, मोनार्क, इन्फेंट, इन्फेंट बच्चे को बोलते हैं। सही। नेक्स्ट न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर जी वो होता है दैट डिनोट अ थिंग दैट इज़ नीदर मेल नॉर फीमेल, यानी कि ना तो वो मेल है ना ही फीमेल है। तो इसमें आ जाते हैं जी ये सारे न्यूट्रल जेंडर्स आ जाते हैं, जैसे कि बुक, पेन, ट्री वगैरह, जिसमें सेक्स जो है वो एब्सेंट होता है, सेक्स हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट पर्सनिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ। लाइफ के अलावा जो है वो किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जेंडर को, या मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी सन की। सो इसी तरह और भी जो चीज़ें हैं, जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो मैंने कहा ज़मीन घूमती है, मैंने ये नहीं कहा कि ज़मीन घूमता है। सो ज़मीन क्या हुआ, मैस्कुलिन जेंडर में फॉल करती है। नेक्स्ट वेज ऑफ फॉर्मिंग इन फेमिनिन और नाउन, उन्होंने कहा है कि हम किस तरह से चेंज करते हैं, कुछ तो पूरे पूरे वर्ड्स चेंज हो जाते हैं और कुछ जो है वो ई एस लगा के हम मैस्कुलिन से फेमिनिन चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 मैंने लिखे हुए हैं पॉइंट्स, बाय यूजिंग इंटायरली डिफरेंट वर्ड लाइक बैचलर इंटू मेड। बैचलर क्या होते हैं, काम करने वाले होते हैं, ठीक है, अगर मेल है तो बैचलर और अगर फीमेल है तो मेड का वर्ड यूज़ करते हैं। ऐसे ही स्पिंस्टर यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है हार्ट और रू, ऐसे ही और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं, ठीक है, जैसे मॉम, डैड, कंप्लीटली चेंज। लेकिन कुछ उन्होंने कहा है कि इस तरह से हम चेंज करते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन, जैसे लास्ट पे ई डबल एस लगा दिया, आई एन ई लगा दिया, या फिर टी आर आई एक्स लगा दिया, ठीक है, ये कॉमन है। फॉर एग्जांपल पीछे भी हमने देखी थी मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर में लाइन और लाइनस, ठीक है, टाइगर, टाइग्रेस। लेकिन कुछ बिल्कुल ही चेंज होते हैं, या फिर कुछ का लास्ट वर्ड चेंज हो जाता है, जैसे पी कॉक, पी हैन, शुरू पे पी रहा लेकिन लास्ट पे चेंज हो गया, पी कॉक मोर होता है और पी हैन जो है वो मोर नहीं होते। ये और वर्ड्स लिखे हुए हैं, हीरो, हीरोइन, टेस्टर, टेस्ट्राइन, कजर, केजरीना, फोक्स, विक्सन, ठीक है, लूमर और लूमड़ी।
ये सारे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है नाउन। नाउन अब हम नंबर के अकॉर्डिंग बताएंगे कि नंबर के अकॉर्डिंग कितनी काइंड्स हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर एज यू नो कि एक अगर शख्स चीज़ जगह है, और प्लूरल जो है वो एक से ज़्यादा। लाइक बॉय है तो सिंगुलर नाउन, और गर्ल है तो बॉयज़ हैं तो प्लूरल नाउन। नेक्स्ट नाउन केस की बेस पे किस तरह है, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस वो जिसमें नॉमिनेशन होती है, तो जब नॉमिनेशन ऑब्वियसली हो रही है तो फिर किसकी होगी, सब्जेक्ट की होगी ना। तो सब्जेक्ट क्या होता है, प्रोनाउन होता है या फिर नाउन होता है। जो स्टार्टिंग पे आ रहा है, जो एक्टर है, जो काम करने वाला नॉमिनेट, जैसे हम कहते हैं कि नॉमिनेशंस हो रही हैं, तो नॉमिनेशंस किसी चीज़ की होती हैं। सो वो नॉमिनेटिव केस जो सब्जेक्ट होता है यूजुअली, और ऑब्जेक्टिव केस जो लास्ट पे रह जाता है, यानी प्रेडिकेट जो ऑब्जेक्ट है उस पर जो काम हुआ है, वो सारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस वो होता है जिसमें मलकियत शो होती है। पोजेसिव में हम कहते हैं ना, जैसे कि मैं इसके लिए बड़ी पोजेसिव हूँ। पोजेसिव का मतलब है कि मतलब वो चीज़ हम ओन करते हैं, वो हमारी मलकियत है। फॉर एग्जांपल अलीज़ बैग, तो ये पोजेसिव केस शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी लगानी पड़ती है। अपोस्ट्रोफी का ये साइन आप देख सकते हैं, दिस इज़ अलीज़ बैग। तो ये अली और एस के दरमियान में जो साइन है ये अपोस्ट्रोफी का साइन है, और जो एस लगा हुआ है वो इसका मतलब होता है इज़। ठीक है, मतलब इज़ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अलीज़ हम इसको पढ़ेंगे, जिसका मतलब उर्दू में होता है का, की, के, यानी वो चीज़ उसकी है। जैसे दिस इज़ अलीज़ बैग, ये बस्ता अली का है। तो पोजेशन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, अपोस्ट्रोफी का साइन यूज़ करते हैं उस वर्ड के पास, तो ये फिर कौन सा केस बन जाता है, पोजेसिव केस। फॉर एग्जाम्पल अ मदर्स लव शेक्सपियर्स प्ले। यहाँ पे एस का वर्ड प्लूरल के लिए यूज़ नहीं हो रहा, बल्कि मलकियत के लिए यूज़ हो रहा है, क्योंकि हमने अपोस्ट्रोफी का साइन लगाया हुआ। अगर हमने इसे प्लूरल बनाना होगा तो फिर हम इसे सिंपल एस लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी का साइन नहीं होता। जैसे आ मदर्स लव लिखा है, माँओं का प्यार नहीं लिखा हुआ, आ मदर्स लव, माँ का प्यार लिखा हुआ है। ठीक, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फॉर्मेशन ऑफ पोजेसिव केस के किस तरह से बनता है, ये उस बुक पे आप कंसल्ट कर सकते हैं, पेज नंबर 15 to 16 पे। नेक्स्ट नाउन ऑपोजिशन। अपोजिशन किस तरह होता है, यानी वो एक दूसरे से जो है वो अपोजिट कैसे हो रहे होते हैं और किस तरह से चेंज होते हैं। फिर आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की हम क्वांटिटी क्वालिटी बताने के लिए यूज़ करते हैं। सो एग्जांपल्स, सना इज़ क्लेवर गर्ल, आई डोंट लाइक दैट बॉय, he gave me 5 mangoes, there is a little time for preparation. In these all sentences, all the underlined words are adjective and basic meaning of adjective is added to, यानी उसकी खूबी के अंदर वो चीज़ ऐड करना। तो हम इसको एट्रीब्यूटली भी पेश कर सकते हैं और प्रेडिक्टिवली भी कर सकते हैं। एट्रीब्यूटली मतलब हम किसी बंदे को एट्रीब्यूट पेश करें। एट्रीब्यूट होता है ना कि खराज तहसीन पेश करें उसकी खूबी की वजह से, यानी वो मशहूर होता है उस चीज़ की वजह से, अपने ख़ानदान में, अपने दोस्तों में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में, अपनी सोशल लाइफ में वो मशहूर होता है। नेक्स्ट इज़ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट आपको मैंने पहले बताया कि जो लास्ट पे वर्ड आता है सो उसके साथ रिलेट करता है प्रेडिकेट से। नेक्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव हैं डिफरेंट। फर्स्ट वन इज़ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एज नेम इंडिकेट के क्वालिटी की बेस पे हम उस चीज़ को जो है वो दूसरों के सामने पेश कर रहे हैं या जान रहे हैं उस चीज़ के बारे में, तो वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। लाइक कलकत्ता इज़ लार्ज सिटी, कलकत्ता जो है वो एक बड़ा शहर है, तो ये उसका करेक्टर है कि वो बड़ा है, बिग सिटी है। सो दिस इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड वन एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वो जो हम मिकदार की बुनियाद पे, क्वांटिटी की बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, लाइक हाउ मच, like that. And third one is adjective of number. Adjective of numbers mean that how much thing is this, that how many persons or things are mean, in what order a person or thing stands. नेक्स्ट आर डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर जिसमें हम एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं ना कि 1 2 3 4 कितने हैं, और इनडेफिनेट में हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, इस वजह से हम वर्ड यूज़ करें फ्यू, सम, मैनी, ऑल। ठीक है, तो उसमें और अगर हमने ऑल का वर्ड यूज़ किया, देखें अगर दो भी चीज़ें हैं तो उसके लिए वर्ड ऐड का यूज़ करेंगे, अगर एक भी चीज़ है तो उसके लिए वर्ड ऑल का यूज़ करेंगे। सो वी डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर्स बट वी आर explaining the thing with numbers, so we can say that it's an indefinite number adjective. Next, distributive numerical adjective. डिस्ट्रीब्यूटिव वो जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, उस चीज़ की तकसीम हो रही है, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिफरेंट स्टेप्स में, लाइक ईच एंड एवरीथिंग आर, नीदर, नोट, इट्स सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस। नेक्स्ट फोर्थ वन इज demonstrative adjective. Demonstrative adjectives are those in which we will done demonstration. demonstration क्या होता है, किसी चीज़ की वजाहत करना। सो वो चीज़ें जिसमें हम किसी चीज़ की वजाहत कर रहे हैं वो सारे क्या हैं जी, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, दैट बॉय इज़ इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मीनिंग मेहनती, कि ये लड़का जो है वो मेहनती है।
तो यहाँ पे हमने उस बॉय को एक्सप्लेन किया कि इस लड़के का करेक्टर क्या है, नोटोरियस है, वो मेहनती है, सो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये सब कुछ मतलब आपको इस तरह की कोई भी एग्जांपल दे के एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है अंडरलाइन करके कि ये जो अंडरलाइन किया गया करेक्टर है ये एडजेक्टिव की कौन सी काइंड में फॉल करता है। सो यू हैव टू नो। फिफ्थ वन इज़ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसमें हम क्वेश्चन करके पूछ रहे हैं कि ये चीज़ क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ विच, वूज, तो WH फैमिली बेसिकली यूज़ होती है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स के लिए, ठीक है। विच, होम, हुज, विच, व्हाट, ये सारे वर्ड्स। नेक्स्ट एम्फोसाइजिंग इफेक्ट, जब हम किसी चीज़ के ऊपर जोर दे रहे हैं वर्ड लगा के, वेरी वगैरह, तो हम वेरी के साथ उसका करेक्टर और जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं और क्लैरिफाई कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, पीछे जो हमने एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स भी पढ़े थे कि जो है वो शो कर रहे होते हैं, जैसे व्हाट जीनियस, ठीक है। जीनियस भी हम उसका करेक्टर भी बता रहे हैं कि जीनियस है, लेकिन साथ में हम कह रहे हैं व्हाट जीनियस, तो यहाँ पे जीनियस जो है वो एक्सक्लेमेटरी, लास्ट में हमने साइन भी लगाया ना वर्ड जीनियस। अगर वैसे तो वर्ड जीनियस हो तो वो सेंटेंस ही नहीं बनेगा, लेकिन एक्सक्लेमेटरी है तो ये बन रहा है। और शुरू पे जो व्हाट है वो क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स किस तरह से बनते हैं, ठीक है। नाउन से भी बन सकते हैं, वर्ब से भी बन सकते हैं, और दूसरे एडजेक्टिव से भी बन सकते हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरिजन का वर्ड ही तब यूज़ होता है जब हम किसी चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं किसी चीज़ को। जैसे ये अभी एग्जांपल हमने पढ़ी, इसी को लेके आगे चलेंगे कि ये लड़का मेहनती है। अब देखें यहाँ पे इसका करेक्टर हम बता रहे हैं कि ही इज़ नोटेरियस, कि वो क्या है, मेहनती है। लेकिन यहाँ पे उसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया गया, लेकिन हमने उसका करेक्टर तो बताया ना। तो ये एडजेक्टिव की डिग्री तो है, लेकिन कौन सी, सिंपल फर्स्ट डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं इसे, जिसमें हम किसी चीज़ की खूबी तो बताएं लेकिन उसे किसी के साथ कंपेयर ना करें, तो ये पॉजिटिव डिग्री। और अगर हम कुछ उसे किसी एक चीज़ के साथ, एक पर्सन के साथ, किसी भी एनीथिंग, एक चीज़ के साथ रिलेट करके बताएंगे कि वो उससे ज़्यादा या फिर उससे कम जो है वो मेहनती है, तो फिर वो सेकंड डिग्री होगी, जिसे बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरिजन करें, कंपैरेटिव डिग्री, सेकंड डिग्री इज़ कंपैरेटिव। लाइक ही इज़ नोटोरियस दैन हिज ब्रदर, कि वो अपने भाई से ज़्यादा मेहनती है। थर्ड डिग्री होती है जिसमें हम बाकी जितनी चीज़ें रह गई हैं उन सब से कंपेयर कर दें, या फिर मोर देन वन से, एक से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, उससे कंपेयर करेंगे तो वो थर्ड डिग्री होगी, जिसे सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। लाइक कि वो अपने ख़ानदान में सबसे मेहनती है या अपनी क्लास में सबसे मेहनती है, ठीक है। कुछ भी हम लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। तो वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये इनका कंपैरिजन है, यहाँ पे डिफरेंट इन्होंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं और इसका यूज़ लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। हम किस तरह से बनाते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि मोस्टली कंपैरेटिव डिग्री के लिए ER का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ये चाय का कप गर्म है, तो हमने चाय के कप की क्या खुसूसियत बताई कि वो गर्म है। लेकिन अगर हम कहें कि ये चाय का कप तुम्हारे कप से भी गर्म है, तो फिर होट से होटर हो गया। और फिर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा गर्म है, फिर होटेस्ट है, ठीक है। तो EST लग गया। तो मोस्टली जो है वो ER लगता है सेकेंड डिग्री के लिए, और EST लगा के थर्ड डिग्री बनाते हैं। या फिर सम हाउ कंडीशंस में, सम कंडीशंस में वो कैन यूज़ द वर्ड दैन, कंपैरिजन के लिए दैन, ठीक है। देन यूज़ होगा कंपैरेटिव डिग्री में, और अमंग होगा सब के लिए, जिसमें बाकी सबसे कंपैरिजन हो रहा है। सो सम एडजेक्टिव एक्चुअली बिकम नाउन्स, कुछ जो हैं वो नाउन्स होते हैं, जैसे एल्डर्स, माइनर्स, एग्जांपल यहाँ पे मेंशन की हुई है। नेक्स्ट नाउन यूज एज एडजेक्टिव, कुछ नाउन भी एज एडजेक्टिव यूज़ होते हैं। तो नीचे इनका कुछ यूज़ लिखा हुआ है कि सम, मैनी का क्या यूज़ है, ठीक है। ये लाजमी किसी ना किसी MCQs में वो हमसे पूछ लेता है एग्जामिनर। टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री, सम इज़ यूज नॉर्मली इन डिफरेंट सेंटेंसेज, एनी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव में, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में भी पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल्स कुछ लिखी हुई हैं उन्होंने। आई विल बाई सम मैंगोज, आई विल नॉट बाई एनी मैंगोज, हैव यू बाउट एनी मैंगोज। तो यहाँ पे एनी का मतलब एक के लिए यूज़ हो रहा है, सिंगुलर थिंग के लिए। बट एनी कैन बी यूज आफ्टर इफ इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज, ओके। अफर्मेटिव सेंटेंसेज भी होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेज, डिक्लेरेटिव, यानी सिंपल सेंटेंसेज। परेशान नहीं होना कि यहाँ पे अब कोई नए सेंटेंसेज आ गए हैं। इफ़ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू, ये सिंपल सेंटेंस था, ठीक है। अगर तुम्हें पैसे, किसी भी पैसे की जरूरत है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। सम इज यूज इन क्वेश्चंस विच आर रेयरली ऑफर्स रिक्वेस्ट और विच एक्सपेक्ट द आंसर येस। सम मोस्टली उधर यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी एनी का आपको यूज़ बता दिया, आप सम का लिखे हुए हैं कुछ पॉइंट्स। विल यू हैव सम आइसक्रीम, विल यू हैव सम आइसक्रीम, कुड यू लैंड मी सम मनी, डिड यू बाय सम क्लोथ्स, एक्सपेक्ट यू डिड, यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेज में उन्होंने सम का यूज़ किया। नेक्स्ट ईच और एवरी का यूज़ है। ईच इज़ यूज इन टू और मोर थिंग्स,
एवरी मोर देन टू के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके रूल्स लिखे हुए हैं ऐसे ही। आगे सेकेंड वन है लिटल, आ लिटल और द लिटल। आ लिटल यूज़ होता है, ठीक है, जब कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, सम थ्रो नॉट मच। और लिटल यूज़ होता है नॉट मच के लिए, हार्डली, जब हम कोई भी थोड़ी सी बिल्कुल ज़रा सी बात कर रहे हों। और द लिटल यूज़ होता है ऑल देयर इज़, जब हो थोड़ा सा लेकिन हम उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हों। इसी तरह आ फ्यू, द फ्यू है, ये लिखा हुआ है, इसको स्टॉप करके यहाँ पे वीडियो को आप राइट भी कर सकते हैं, अपने नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल। आर्टिकल बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ 3 लेटर्स और 3 वर्ड्स, ए एंड द। फर्दर इसकी 2 सब कैटेगरीज हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन है। डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं स्पेसिफिक थिंग्स के साथ या फिर प्रॉपर नाउन्स के साथ, मोस्टली द। और आ यूज़ करते हैं सिंगुलर चीज़ के लिए, एक चीज़ के लिए। एन भी यूज़ करते हैं एक चीज़ के लिए, लेकिन साथ में कंडीशन ये है कि उस वर्ड से पहले वोवल लेटर आता हो। नेक्स्ट है रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल, जो हम किस तरह से यूज़ करते हैं। व्हेन टू और मोर कनेक्टेड रेफर्स टू द सम पर्सन और थिंग, द आर्टिकल इज यूज दैट बिफोर द फर्स्ट ओनली, बट व्हेन टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स रेफर टू डिफरेंट पर्सन और थिंग, दैट आर्टिकल इज बिफोर ईच। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन है, ही इज़ अ बेटर मैकेनिक दैन क्लर्क, ही इज़ अ बेटर मैकेनिक दैन आ क्लर्क, ठीक है। देन आ क्लर्क, यहाँ पे हमें स्पेसिफाई होगा कि ए क्लर्क से, यहाँ पे डिफरेंस दोनों सेंटेंस में सिर्फ आ का था, यानी आर्टिकल का था, जिससे हमें पता चला कि ए क्लर्क के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस स्लाइड के ऊपर यहाँ पे प्रोनाउंस की कुछ काइंड्स हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन तो हमने पढ़ा ना कि जो नाउन की जगह पे यूज़ होता है। अब उन्होंने कहा पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। आई, वी, यू, ही, शे, इट, दे पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस क्या है? रिफ्लेक्सिव इम्फेक्टिक प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये दोनों सेम हैं, जो कि इट सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, ये सारे क्या हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट इम्फेटिक जो है वो इसी का सेकेंड नेम है। फॉर एग्जाम्पल आई विल डू इट माई सेल्फ, लेकिन यहाँ पे हम तब यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ पे ज़्यादा जोर देना हो। एम्फसिस, इम्फेटिक का वर्ड एम्फसिस से निकला है, जिसका मतलब है किसी चीज़ की अहमियत को उजागर करना, उसको हाईलाइट करना। नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, ये भी सेम है। ये कौन सा जो है? दीज, दैट, दोज, ऑल, ये सारे फॉल करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव इंडेफिनिट में। और इनकी आगे एग्जाम्पल्स भी मेंशन की हुई हैं। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, कि वो कौन कौन सा नाउन है, तो उसमें कौन सा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। फिर है जी रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज लिखी हैं कि वो किस किस तरह से यूज़ होता है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? दैट है, विच है, हुज है। दैट हम किसके साथ यूज़ करते हैं? पर्सन और थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। विच जो है वो उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो बेजान चीज़ें होती हैं, ठीक है। हुज जो है वो पोजेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। और हु जो है वो सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ नहीं करते हु को, ठीक है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स या फिर ओमिशन ऑफ प्रोनाउंस क्या है कि हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यानी ही के लिए कौन सा यूज़ होता है, शी के लिए कौन सा होता है, इसके लिए कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो है जिसमें सवालिया जुमले पूछे जा रहे हैं, जैसे हु इज़ देयर, वहाँ पर कौन है, ठीक है, प्रोनाउन है। हम शुरू पे तो हमने सब्जेक्ट यूज़ करना होता है ना, प्रोनाउन ही यूज़ करते हैं, यानी नाउन या प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो जब स्टार्टिंग पे लगा तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन गया। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल लिखी हुई हैं, एक एक यूज़ करके उन्होंने लिखा हुआ, विच का, हुज का, सबका। नेक्स्ट कंपाउंड इंटेरोगेटिव। कंपाउंड इंटेरोगेटिव क्या कि जब वो वर्ड थोड़ा सा क्वेश्चन वाला वर्ड थोड़ा सा बड़ा हो गया, जैसे हु एवर टोल्ड यू सो, वट एवर आर यू डूइंग, तो दीज आर कंपाउंड इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी वही जैसे हम किसी चीज़ पे चौंक जाएं या फिर किसी तरह का, जैसे लिखा वट यू डोंट नो द प्रेसिडेंट, मतलब वो हैरान हो रहा है कि तुम्हें प्रेसिडेंट के बारे में नहीं पता। नेक्स्ट वर्ब की अब हम यहाँ पे देखेंगे, पीछे हमने डिफरेंट उसके जेंडर के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग सारा देख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे वर्ब की हम डिफरेंट काइंड्स, लाइक ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जिसमें जुमले के तीनों हिस्से मौजूद होते हैं। पीछे हमने पढ़ा ना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या था? सब्जेक्ट सिर्फ जो एक्टर है शुरू पे, और बाकी जितना सेंटेंस था वो सारा प्रेडिकेट था। लेकिन ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव में डिफरेंस ये है कि कोई भी जो सेंटेंस होता है ना, उसके 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो वही होता है, जो प्रेडिकेट होता है उसके अंदर वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों शामिल होते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को, तो वो जुमले जिसमें तीनों हिस्से मौजूद हैं, सब्जेक्ट भी, वर्ब भी, ऑब्जेक्ट भी, तो वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा, जो तीनों हिस्से मौजूद हैं सेंटेंस में।
और वो सेंटेंसेस के जिसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ऑब्जेक्ट उसमें नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है, तो वो सेंटेंसेस कहलाएंगे इंट्रांसिटिव वर्ब. A verb may tell us what a person or thing does, as Ali laugh, the window is broken, glass is brittle, I feel sorry. So a verb often consists of more than one word. The girl were singing. तो ट्रांसिटिव वर्ब में देखिए एग्जांपल लिखिए. द बॉय किक्स द बॉल. लड़के ने टांग मारी जी बॉल को. तो यहाँ पे देखिए तीनों हिस्से हैं. द बॉय सब्जेक्ट है, किक्स वर्ब और द बॉल ऑब्जेक्ट है. तो ये हैं जी तीनों उसके हिस्से और तीनों मौजूद हैं. तो ट्रांसिटिव वर्ब अगर इसी एग्जांपल को हम इंट्रांसिटिव से रिलेट करें, द बॉय किक्स, लड़के ने टांग मारी, किसे मारी, हमने ये छोड़ दिया, ठीक है, द बॉय किक्स, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है. नेक्स्ट, इंट्रांसिटिव वर्ब का मतलब क्या है, पासिंग ओवर. इन का मतलब ही क्या होता है कि नहीं, वो चीज़ मौजूद नहीं है. तो क्या मौजूद नहीं है, ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है. नेक्स्ट है वर्ब्स आर यूज ट्रांसिटिवली और इंट्रांसिटिवली रेदर देन दैट. इज ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव मतलब ट्रांसिटिव से इंट्रांसिटिव भी बन सकते हैं और इंट्रांसिटिव से ट्रांसिटिव भी बन सकते हैं. कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इसको अपने कंसेप्ट के लिए जो है वो रीड आउट कर सकते हैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके. नेक्स्ट स्लाइड पे भी यही कुछ ही बताया हुआ है कि किस तरह से हम जो है एक्यूजेटिव फॉर्म को चेंज कर सकते हैं और ट्रांसिटिव से इंट्रांसिटिव में चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, यानी वो वर्ब्स जिसमें प्रेडिकेट जो इनकम्प्लीट है. इनकम्प्लीट का क्या मतलब है कि उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है, प्रेडिकेट कंप्लीट नहीं है, तो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है. तो सो वो वाले वर्ब्स जो हैं क्या कहलाएंगे, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. लाइक द बेबी स्लीप्स. अब इस बेबी स्लीप्स के कहाँ पर सोया हुआ है या कितने बजे सोया हुआ है, हमने अब बात थोड़ी सी अधूरी छोड़ दी, ठीक है, तो प्रेडिकेट हमने पूरा नहीं किया, तो द बेबी स्लीप्स. इस तरह की एग्जाम्पल लिखी हुई है उन्होंने, तो ये आप रीड आउट कर लीजिएगा. नेक्स्ट ये देखें कुछ लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स लिखे हुए हैं कि किस तरह से होते हैं. सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स लिखे हुए हैं किस तरह के होते हैं, ठीक है. सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो होगा जिसमें हम सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. लाइक टैबी इज़ अ कैट. अब टैबी को हमने, टैबी था ना सब्जेक्ट, तो हमने उसे कॉम्प्लीमेंट किया कि ये क्या है, एक बिल्ली है. हमने उस चीज़ के बारे में बात की. लाइक द स्काई ग्रू डार्क. स्काई के बारे में हमने बात की कि जी वो डार्क ग्रू करता है. द अर्थ इज़ राउंड. अर्थ का करेक्टर बनाया, अर्थ को हमने कॉम्प्लीमेंट दिया कि ये गोल है, राउंड है. सो व्हेन द सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इज़ अ नाउन, as in first and third, it is in the same case as the subject and in the nominal case. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट. ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट जिसमें हम ऑब्जेक्ट को कम्प्लीमेंट करते हैं सब्जेक्ट की बजाय. लाइक द बॉयज़ मेड आरिफ कैप्टन. शुरू में तो सब्जेक्ट है ना, देखिए द बॉय मेड आरिफ. आरिफ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो उन्होंने कहा कि लड़कों ने आरिफ को कैप्टन बनाया, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को कम्प्लीमेंट किया. और एग्जांपल्स हैं, हिज पेरेंट्स नेम हिज जॉन. तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, ठीक है, तो इनको आपने कर लेना है. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने सब्सक्राइब कर देना है चैनल. और फिर बाकी का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे. कहीं से आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि सबको रिप्लाई दूँ. और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से स्टार्ट करेंगे और टेंस करेंगे और बाकी जितना कुछ रह गया है इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. थैंक्स फॉर योर लिसनिंग. अल्लाह हाफिज़.